So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature, and welcome to yet another lecture. So, this is not a lecture. In this video, what I'm going to do is I'm going to cover some of the previous year question of UGC NET. और हमारा जो मकसद होगा इसको पढ़ने का सिंपली सॉल्व करना नहीं, बल्कि हमें पैटर्न को समझना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी पूछता है। पहला पैटर्न समझना होगा, दूसरा कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तीसरा डेपुटेशंस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक से हैं, और चौथा हम उसको एनालिसिस करते हुए चलेंगे मे बी नेक्स्ट टाइम कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द लास्ट। और हमारा कोशिश ये भी रहेगा, अच्छा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ्स एंड बहुत सारी चीज़ें। विच टू सिटीज आर रेफर्ड इन चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज? ऐसा कौन सा दो शहर था जो कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवल के अंदर है, मिलता है, अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर मिलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे मूवीज भी बनी है, यू कैन वॉच द मूवी एज वेल। अगर आपको बुक नहीं पढ़ पाते हो, 800-900 पेज के एक बुक होते हैं चार्ल्स डिकेंस के, इफ यू आर नॉट एबल टू रीड दैट मच देन आई वुड सिंपली सजेस्ट यू टू रीड द समरी, या फिर आप मूवीज देख लो, है ना, बहुत आसान है। तो चार्ल्स डिकेंस का जो अ टेल ऑफ टू सिटीज है, यहाँ से देखो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो पहले क्वेश्चन आया था इसकी ओपनिंग लाइन से, है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, है ना, इस तरह से स्टार्टिंग लाइन है इसकी, ओपनिंग लाइन से, इसके ओपनिंग सेंटेंस है। तो यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका था। तो नाउ ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ कि ऐसा कौन सा दो शहर है अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर जिसके बारे में बातें करता है। तो लंदन एंड पेरिस, 3 इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, मैंने बताया किस तरह से क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा एक चीज और, चार्ल्स डिकेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब ऑथर है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट यूजीसी नेट 2 क्वेश्चन तो हर साल पूछती है। तो यूजीसी नेट का ये फेवरेट टॉपिक भी है। और यहाँ से 3 या 4 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कैरेक्टर से क्वेश्चन बनेगा, है ना, विच कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच नॉवल, क्योंकि बहुत सारे नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकेंस के। दूसरा, दे माइट आस्क यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, सिंबोलिज्म ऑफ द कैरेक्टर्स, यहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस देखे पूछते हुए। फिर क्वेश्चन दे माइट आस्क यू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, चार्ल्स डिकेंस के नॉवल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं चार्ल्स डिकेंस के ऊपर। क्लियर है? आगे चलते हैं। या फिर ओपनिंग या फिर एंडिंग लाइन, है ना, जो ओपनिंग सेंटेंस होगा या फिर एंडिंग सेंटेंस होगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा एडगर एलन पो से क्वेश्चन है, वाह। कहता है कि एडगर एलन पो इज ऑफन कॉल्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, एज एन इंग्लिश जॉनरा। तो इंग्लिश जॉनरा में ऑब्वियसली वी ऑल नो कि एडगर एलन पो जो थे उन्होंने ही शुरुआत करी थी। जैसे इनका द हाउस ऑफ द एसर बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है ना, गॉथिक से इंस्पायर्ड है। ही वाज अ गॉथिक पोएट, ही वाज अ गॉथिक नॉवलिस्ट, ही वाज अ गॉथिक शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत फेमस है। तो कहता है उन्होंने प्रोज को क्या डिफाइन किया है, कहता है पहला ऑप्शन है अ नैरेटिव विच कैन बी रेड एट वन सिटिंग ऑफ फ्रॉम हाफ एन आवर टू 2 hours। दूसरा है अ नैरेटिव विच कैन बी रेड विद इन 5 minutes और लेस। 5 मिनट में कौन ही नैरेटिव पढ़ेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कहता है कि अ नैरेटिव दैट कैन बी रेड एट वन सिटिंग ऑफ फ्रॉम 1 hour टू few hours। फिर नेक्स्ट कहता है कि अ नैरेटिव दैट मे बी कंक्लूडेड एंड एंजॉयड इन द सिंगल स्पेल ऑफ लेस देन हाफ एन आवर। ये पोएट्री के लिए उन्होंने बोला था, तो ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर वुड बी द फर्स्ट वन, अ नैरेटिव व्हिच कैन बी रेड एट वन सिटिंग ऑफ फ्रॉम हाफ एन आवर टू 2 hours। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए या फिर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एसे डिस्कोर्स इन द नॉवेल डिस्कसेस द नॉवेल ऑफ कंस्टिट्यूटेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइवर्जेंट एंड कंटेंडिंग सोशल वॉइसेस। हु इज द ऑथर ऑफ दिस एसे? नाम से पता चल रहा है, एसे पूछ दिया, मतलब कि क्वेश्चन को इसने आसान कर दिया। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। It would have been a very difficult question if they would have asked you simply about the multiplicity of divergent and contending social voices किस particular text में है, या who said these things, है ना, ये जो quotations है वो किसने बोला। इस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया डिस्कोर्स इन द नॉवल पूछ के, क्योंकि ये डिस्कोर्स इन द नॉवल बहुत फेमस वर्क है मिखाइल बाख्तिन का। तो राइट आंसर वुड बी द बाख्तिन, बिकॉज हियर ही टॉक्स अबाउट हेट्रोग्लॉसिया, जिसमें कि हेट्रोजेनिटी की बात करता है। कहते हैं नॉवेल के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है,
बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स के जो इन्फ्लुएंसेस है वो मल्टीपल्स होते हैं, इसी को हेटेरोग्लासिया कहता है ना। तो आई होप वेरी क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चंस अगर यहाँ से आगे पूछेगा तो मे बी दे माइट आस्क यू, दे विल गिव यू मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड दे विल आस्क यू, 4 राइटर्स दे देंगे और चारों के जो कॉइन टर्म होंगे वो दे देंगे। तो एक हेटेरोग्लासिया बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ना। वैसे बक्तिन के ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियोस, है ना। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टिन्स नॉवल। जेन ऑस्टिन के नॉवल पर्सुएशन का, पर्सुएशन में इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि नहीं है। जैसे सर वॉल्टर एलियट, ये तो है ही, लेडी रसल, मिस क्रॉफर्ड, फ्रेडरिक वेंटवर्थ। देखो मिस क्रॉफर्ड पता चल रहा है, मिस क्रॉफर्ड सबसे फेमस है मैन्सफील्ड पार्क की, मैन्सफील्ड पार्क। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मैन्सफील्ड पार्क की कैरेक्टर है तो यही होगा राइट आंसर। 3 ये पर्सुएशन में नहीं है। अच्छा एक चीज और, जेन ऑस्टिन से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, 2-3 तरीके से जेन ऑस्टिन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सेंटेंस पूछ देगा जो कि इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर से, एमा के अंदर से, है ना। दूसरा ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्रोनोलॉजिकल सजाओ, इसके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, prose romances preceded the emergence of novel as a popular literary genre. Which text among the following fall under the category of prose romance? इसमें से ऐसा कौन सा वर्क है that falls under prose romance, है ना। prose romance देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है द पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड द स्पेक्टेटर। पहली चीज तो स्पेक्टेटर होना नहीं है क्योंकि ये पीरियडिकल है, प्रोज रोमांस तो है नहीं। दूसरा प्रोज है बट रोमांस नहीं है यहाँ पे क्योंकि पीरियडिकल है, वो सटायर है वो। नेक्स्ट है पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये तो ऐसे भी नहीं होना है क्योंकि पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है इट इज अ क्रिश्चियन एलिगरी। नेक्स्ट है ओरोनोको एंड द फेयर जिल्ट। चलो तीसरा देखते हैं ऑप्शन, पामेला एंड द क्लेरिसा। ये भी होगा नहीं क्योंकि ये एपिसोडिक नॉवेल है ना, लेटर्स के फॉर्म में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है एमिली एंड द फर्डिनेंड काउंट फैंथम। तो राइट आंसर होगा ओरोनोको द फेयर जिल्ट। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। क्या है कमला दास का जो एन इंट्रोडक्शन है वो है क्या? कहते हैं कि अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द थीम ऑफ पीपल्स राइट इन फ्रीडम। पहले ये गलत हो गया, इट इज अ पोम। तो जैसे ही पोम है तो ये गलत हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी तो है नहीं। सेकेंड, एन इंट्रोडक्शन टू हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। माई स्टोरी किसी और का लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। थर्ड, अ पोम इज अ रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट। हाँ लग तो रहा है। नेक्स्ट, an essay on the theme of gender rights। ये भी नहीं होगा, this is not an essay, this is a poem। तो जब poem है तो ये it is about resistance, it is about protest because she talks about women। या फिर इसने मतलब इस बुक के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे पर्सनल आइडेंटिटी की बात की, पर्सनल आइडेंटिटी की बात करती है ना, वुमेन सेक्सुअलिटी के बारे में बातें करती है, वुमेन सेक्सुअलिटी के बारे में बातें करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, मतलब फ्रीडम के बारे में बातें करती है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बातें करती है, पर्सनल फ्रीडम के बारे में बातें करती है, पर्सनल स्पेस के बारे में बातें करती है ना। इट इज अ रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट, रेसिस्टेंस अगेंस्ट सोसाइटी एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन ट्रांसडेंटल। अगेन ट्रांसडेंटल वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अमेरिकन रोमांटिक्स का पार्ट है। ट्रांसडेंटल एक मोमेंट था जिसके अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं, ऑथर्स आते हैं। सबसे पहला इमर्शन आता है, दूसरा हेनरी डेविड थॉरो आते हैं और तीसरा हमारे वॉल्ट विटमैन आते हैं। कहता है ट्रांसडेंटल क्लब वॉज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स फॉर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। Which text among the following is taken a short treatise on transcendentalism? है ना। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि एक शॉर्ट ट्रेटिस के तरफ लिखा गया है जो कि ट्रांसडेंटल के ऊपर है? पहला इमर्शन का नेचर, दूसरा थॉरो का वॉल्डन, तीसरा वॉल्ट। देखो इन तीनों, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रांसडेंटलिज्म। और चौथा थॉरो सिविल डिसोबीडियंस। वैसे ट्रांसडेंटल का मतलब ही है सिंपल, मैन एंड नेचर
की हार्मनी, दोनों के बीच की हार्मनी, दोनों के बीच का पीस, दोनों के बीच का रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल, मतलब ट्रांसेंडेंस से ट्रांसेंडेंटल बना है ना। नेचर में जैसे ट्रांसेंड हो जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे जाने के बाद, तो वही है। तो इमोशन का नेचर इज द राइट आंसर, क्योंकि वाल्डन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वाल्डन जो था ये एक पर्सनल, इम्पर्सनल कह सकते हैं कि ग्रोथ की बात करता है। वो शहर को छोड़ के चला जाता है और वो नेचर में रहने की बात करता है। बिटवीन लीव्स ऑफ ग्रास, ये होगा नहीं। फिर डेविड हेनरी थॉरो का सिविल डिसोबीडियंस, इसमें ये सोसाइटी की बात करता है कि ही डजंट वांट टू पे द टैक्सेस, है ना, उसकी बात करता है। तो राइट आंसर इज द इमर्शंस नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो ग्रामची, अगेन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ग्रामची, प्लीज गो एंड वॉच माई वीडियोज ऑन एंटोनियो ग्रामची। मैंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बनाया, पूरे मार्क्सिज्म के ऊपर मैंने। अच्छा, अगर आप मार्क्सिज्म, मेरे वीडियोस मार्क्सिज्म के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर है, इफ यू वॉच those 2 hours of lecture on Marxism, then I'm guaranteeing you, आपको कभी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम में मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, यू विल नेवर मिस आउट। 2 घंटे का लेक्चर है मार्क्सिज्म का, और मैंने व्हाइट बोर्ड पे बहुत प्यार से बनाया है, प्लीज गो एंड चेक आउट। फिर ग्रामची के ऊपर भी बनाया है, लुई अल्थजार के ऊपर बनाया है ना, तो डू वॉच इट। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ यू वॉच दिस एंटोनियो ग्रामची's वर्क, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो यू विल नेवर मिस आउट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम हिम। उनका वर्क था, एक ही वर्क था, प्रिजन नोटबुक, प्राइमरली डील्स विद क्या, देखते हैं। कहता है पेन ऑफ अ प्रिजनर ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। कॉलोनियल टाइम में तो लिख नहीं रहा था ये, वैसे भी ये इटली से बिलोंग करता है, तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं, मोसलिनी के समय की कहानी है, ही वॉज राइटिंग ड्यूरिंग द मोसलिनी टाइम, तो 1 तो राइट आंसर होना नहीं है। सेकंड कहता है रिकलेक्शन ऑफ लव, रोमांस एंड ब्लिसफुल लाइफ, ये भी नहीं है। प्रिजन कोई लव के लिए जाता है, नहीं जाता, जाते हैं बहुत कम लोग जाते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं। एनीवे, कहता है फिलॉसफी, कल्चर, लिटरेचर एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लग तो रहा है ये। 4 कहता है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द ब्लैक्स ड्यूरिंग द, ब्लैक के बारे में कहां से आ गया, ऐसे ही राइट आंसर बन गया। फिलॉसफी के बारे में बातें करता है, कल्चर के बारे में बातें करता है, हेजमनी जहां पे इसने कॉइन टर्म किया था, हेजमनी की बातें करता है, लिटरेचर की बातें करता है, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के रोल्स क्या हैं, 2 तरीके के इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बातें करता है वो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। एक इंटेलेक्चुअल्स जो कहता है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, है ना, वैसे इंटेलेक्चुअल्स, और दूसरे जो शुरू से ही होते हैं, जैसे प्रोफेसर्स हो गए यूनिवर्सिटी के, है ना, ये सारे के सारे एक सेंस में एलिट होते हैं, एलिट क्लास होते हैं, मतलब एक उस टाइप के हो गए, है ना। और दूसरा कहता है कि जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो नए बनते हैं, है ना, प्रोलेटेरिएट क्लास समाज से मतलब बड़े होके बनते हैं। एनीवे, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पैनोप्टिकॉन, वेरी नाइस, मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यही दिया है तो राइट आंसर यही होगा, वैसे में देख लेते हैं। पैनोप्टिकॉन इज अ कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द एक्सटर्नल स्पाइंग। पैनोप्टिकॉन एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब एक्सटर्नल स्पाइंग, जैसे कैमरा, है ना, जब आप कैमरा को देखोगे तो आपको लगेगा कि समवन इज वाचिंग अस। जैसे 1984 जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल है, जिसमें वो हमेशा कहते हैं बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, तो इज समवन, है ना, एक कैमरा लगा है, हर जगह कैमरा लगा है, और हमेशा टीवी पे दिखता है कि बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, तो हर किसी को लगता है कि अच्छा बिग ब्रदर इज वाचिंग अस। तो ये क्या है, ये यूटोपियन समाज की बात कर रहा है ना, मॉडर्न यूटोपियन समाज की बात कर रहा है। तो एक्सटर्नल स्पाइंग, वैसे ये जो टर्म है बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, ये टर्म आया था जेरेमी बेंथम से, जेरेमी बेंथम से, है ना, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। वैसे ये जो टर्म है इसका मतलब है, ऐसे ये जो वर्क है ना पैनोप्टिसिज्म, ये इनका प्रिजन नोटबुक कह रहा हूं मैं, प्रिजन, द बर्थ ऑफ द प्रिजन, हाँ, द बर्थ ऑफ द प्रिजन, यहां से आया है, ठीक है, ये टर्म, जिसका मतलब है कि जैसे प्रिजन में बीच में एक आदमी, एक ही आदमी रहेगा और सारे लोगों को देखेगा, तो ऐसा लगेगा लोगों को कि ये सबकी तरफ देख रहा है, इवन दो ही इज नॉट वॉचिंग ईच एंड एवरी पर्सन, बट स्टिल इट विल फील द प्रिजनर्स दैट ये जो गार्ड है ही इज वॉचिंग ईच एंड एवरी पर्सन। तो ये पैनोप्टिकॉन, ये कॉन्सेप्ट है, समवन इज वॉचिंग यू, यू विल ऑलवेज बी इन दिस फियर दैट समवन इज वॉचिंग यू। क्लियर है? नेक्स्ट, वैसे देखो मैंने बात के ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं, यू कैन वॉच दैट एज वेल। जे के ऊपर भी बनाया नहीं हूँ, मैं बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिलोसफर ऑफ द वेस्ट, ऐसा माना जाता है। ग्रैमची के ऊपर बना ही दिया है, फूको के ऊपर मैंने बना ही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स रिमार्क दैट
I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious endeavor. कॉन्शियस इंडिविजुअल की बात कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है थॉरो इज द राइट आंसर, पहले ही दे दिया थॉरो, डेविड हेनरी थॉरो, वन इज द राइट आंसर, है ना। वॉल्डन के अंदर है ये, वॉल्डन। इमर्सन नहीं नेचर के बारे में बातें करता है, हेनरी जेम्स तो है ही नहीं बिल्कुल, ये नॉवेल के बारे में बातें करता है। एमरी डिकिंसन पोएट्रेस, इज अ पोएट्रेस, तो ये तो होंगी ही नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। देखो इस तरह से एलिमिनेट करना होता है एग्जाम में, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना। अच्छा अभी तक में हमने देखे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, सॉरी मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, मेरी आदत है थोड़ा स्पीड बोलने की। तो देखो क्वेश्चन पूछा है ट्रांसडेंटल से, मतलब अमेरिकन लिटरेचर से, इनिशियली जो अमेरिकन कह सकते हैं रोमांटिसिज्म है वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा मैंने क्वेश्चंस देखे लिटरेरी क्रिटिज्म से, है ना, खासकर मार्क्सिस्ट थिंकर से, मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिज्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हमने क्वेश्चंस देखे क्रोनोलॉजिकल से जाने के लिए, अभी तक तो शायद नहीं आए क्वेश्चंस, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बार बार, है ना। कल्चरल स्टडीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन्स द न्यू लॉजिक। नाम से पता चला न्यू लॉजिक मतलब नोवाम ऑर्गेनिम की बातें कर रहा है, मुझे तो रटा गया है इनके वर्क सबको। और ज्ञानम, इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग, ऐसा कौन सा वर्क है मतलब एक्सप्लेन द न्यू लॉजिक के बारे में बातें करता है जिसको इंडक्टिव मेथड बोला गया। तो पहला एफोथिगम्स, नहीं क्या है एफोथिगम्स, नहीं ये नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ द हेनरीज, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नोवाम, देखो मैंने लिख ही दिया नोवाम और ज्ञानम, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब देखो नाम से द न्यू वर्ल्ड, द न्यू लॉजिक, इसके अंदर वो इंडक्टिव रीजनिंग की बातें करता है। इससे पहले एरिस्टोटल बातें करता है डिडक्टिव रीजनिंग की, तो कहता है कि नहीं डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू ही हम चीजों को नहीं समझ सकते, वी नीड टू हैव द इंडक्टिव रीजनिंग टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग की शुरुआत करता है, क्लियर है। ये एरिस्टोटल के अगेंस्ट जाके, मतलब एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हैप्पी फैमिलीज, देखो रशियन लिटरेचर से आ गया क्वेश्चन। ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। बहुत फेमस कोट्स है, बहुत फेमस। पहला ऑप्शन एना कार्निना, दूसरा वॉर एंड पीस, तीसरा 1984, चौथा जेन एयर। जेन एयर तो होगा नहीं ये, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर है जेन एयर, है ना, अर्ली विक्टोरियन से लिया गया है, शार्लेट ब्रॉन्टे के वर्क से। 1984 होगा नहीं, अभी मैंने 1984 के बारे में बातें किया था, जॉर्ज ऑरवेल के, नहीं ये भी ब्रिटिश राइटर है। वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस का तो ये लाइन है नहीं, तो राइट आंसर इज एना कार्निना, ठीक है। एना कार्निना से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो रशियन लिटरेचर से 2-3 क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, यहाँ भी पूछ दिया। अभी तक दोस्तोवस्की से पूछते हुए मैंने देखा नहीं, देखो होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो जरूर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, अच्छा ये तो हो गया 63 देख लो क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है सारे 2023 के, है ना, 2023 के दिसंबर 6 को शायद एग्जाम हुआ था, उस समय का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी वाज फर्स्ट पब्लिश इन अ एब्रिज फॉर्म ऑफ हार्ट्स इंसर्जेंट। हार्ट इंसर्जेंट जो पब्लिशर थे उसमें फर्स्ट एब्रिज फॉर्म कौन सा वर्क था इनका, तो राइट आंसर है जूड द ऑब्सक्योर, है ना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, वैसे देखो टेस्ट से क्वेश्चन बहुत पूछता था, टेस्ट ऑफ द डर्बरवेल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थॉमस हार्डी है ही, इंक्लूडेड है। तो प्लीज थॉमस हार्डी को पढ़ना। देखो थॉमस हार्डी से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैरेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं, कैरेक्टर को क्रोनोलॉजिकल समझाने के लिए क्वेश्चन पूछता है ना, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज, थॉमस हार्डी मेजर 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 विक्टोरियन राइटर है, विक्टोरियन के बाद मॉडर्न में भी आ जाता है, वो पोइट्री अपनी पोइट्री वो मॉडर्न में लिखता है, मॉडर्न एज में लिखता है, बहुत लंबा समय इसका लाइफ स्पैन है। ही वॉज अ फेटलिस्ट, पूछा भी गया था एक बार क्वेश्चन कि हु अमॉन्ग दीज विक्टोरियंस, इसमें से ऐसा कौन सा विक्टोरियन नॉवेल है जो कि फेटलिस्ट, फेट पे विश्वास करता है, ही इज द वन। उसने अपने सारे कैरेक्टर को फेट पे छोड़ दिया। जैसे टेस्ट की बात करता है, टेस्ट के साथ रेप हो जाता है, क्या नहीं होता टेस्ट के साथ, बहुत बुरा होता है, लेकिन एज ए ऑथर ही कुड हैव सेव्ड टेस्ट, बट टेस्ट के अपने क्या कहते हैं फेट पे छोड़ देता है, कहता है कि उसका फेट जहां ले जाएगा वहां तक वो जाएगी। उसी तरीके से जितने भी वर्क्स हैं, चाहे जूड द ऑब्सक्योर हो गया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हो गया, इसमें भी देखोगे कि जो फीमेल कैरेक्टर होती है, जो मेजर कैरेक्टर है ना, उसको सेफर्ड से प्यार हो जाता है, फिर वो सेफर्ड को कहती ही नहीं क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, यू शुड डेफिनेटली रीड इट।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एना कारीना? इसमें से एना कारीना के बारे में कौन सी ऐसी कहानी सच नहीं है? मतलब इसमें से क्या ऐसा चीज है जो सच नहीं है? देखो, एना कारीना से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, रशियन लिटरेचर से दूसरा क्वेश्चन पूछ गया। कहते हैं द नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1872। पहला ही गलत लग रहा है क्योंकि 1878 में पब्लिश हुआ था भाई। अच्छा, दूसरा देखते हैं। द नॉवेल इज रिटन इन द 8 पार्ट्स, सही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू मेजर कैरेक्टर, एना और कॉन्स्टेंटिन लेविन, सही है। दोनों लवर्स होते हैं, है ना। अब ट्रेन के आगे कूद भी जाती है। एनीवे, द नॉवेल इज रिवॉल्यूशनरी इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। हाँ ठीक है, वो तो है ही। तो राइट आंसर इज 1। 1 इज राइट आंसर, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू अबाउट एना कारीना। नेक्स्ट 65, ये 15वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कहते हैं कि आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पिटफुल मैन। ओह माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट नॉवलिस्ट। मैं इनके नॉवल को वो यू शुड डेफिनेटली रीड। खैर मैं पहले ही बता दूंगा तो हो गया, दोस्तोवस्की का है वैसे। आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पिटफुल मैन, आई एम एन अनअट्रैक्टिव मैन, आई थिंक माई लिवर इज अ डिजीज। ये जो सेंटेंस है ना, ये इनका फेमस कैरेक्टर है, ये नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, वो कहता है। ये जज होता है और इसको लगता है कि इसने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया। एक तरह से पर्सनल साइकोलॉजिकल, डीप साइकोलॉजिकल सेंस है। मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यू शुड गो एंड रीड, बाय द बुक। दोस्तोवस्की की किताबें पढ़ो। देखो, कुछ कुछ ऐसे राइटर्स हैं ना जो कि मैं अर्ज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। पहला तो सबसे पहले नीचे आएंगे मेरे लिए। खैर नीचे फिलॉसफी में है तो इट माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन चलो, नीचे के बाद अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो हमेशा दोस्तोवस्की होते हैं। ठीक है, दोस्तोवस्की जरूर पढ़ो। तीसरा मैं कैमू को करता हूँ, CAMU। कैमू का खासकर ये फॉल जो वर्क है ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल वर्क है ना। उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, क्या मेरुशो नाम होता है? नहीं, मेरुशो तो उसमें आउटसाइडर में है। तो डू रीड दैट कैमू को मैं रिकमेंड करता हूँ। वैसे इफ़ यू वांट, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स को। आजकल के लोग तो बहुत ये बच्चों वाली नॉवेल्स पढ़ते हैं, है ना, मैजिक रियलिज्म पढ़ते हैं। पता नहीं, लोगों को डेप्थ पसंद ही नहीं है। ये सारे के सारे डेप्थ वाले वर्क्स हैं ना, इन डेप्थ, मतलब आपकी साइकोलॉजी को ना झकझोर के रख देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ पोर्टमेंट्यू इज, बहुत इजी है। पोर्टमेंट्यू तो हमेशा सुनते हैं हम लोग। दो वर्ड को जब एक आपस में कंबाइन करते हैं उसी को पोर्टमेंट्यू कहते हैं। पोर्टमेंट्यू इससे पहले भी पूछ चुका है एग्जाम, जिसने लगा के दूसरी बार पूछ रहा है ना। लिटरेरी डिवाइसेस से क्वेश्चन आए हैं। तो चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। अ वर्ड विच साउंड्स द सेम। नहीं, पन होता है यार। दूसरा कहता है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हर किसी को नहीं आ रहा होगा, बट हैव डिफरेंट मीनिंग। नहीं, दूसरा है अ वर्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लेंडिंग, सॉरी अभी मैं खाना खाया हूं ना। अ वर्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लेंडिंग टू और मोर वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स, यही होगा। पोर्टमेंट्यू इसी को कहते हैं, दो वर्ड्स को जब ब्लेंड कर देते हैं तब। जैसे अगर हम बोले ब्रंच, तो ये क्या हो गया? लंच प्लस ब्रेकफास्ट का पार्ट है ब्रंच। जैसे अगर हम बोले ग्लोकल, तो ग्लोबल प्लस लोकल मिलके बना ग्लोकल, सॉरी, हाँ ग्लोकल। इट इज ऑल्सो पोर्टमेंट्यू वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय भरत इन द मैनुअल ऑफ ड्रामेटोलॉजी? 7 तरीके का है। वैसे इफ यू वुड आस्क मी तो मैं सबको बताया, जैसे नाटकम पहला है। वैसे चलो इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंडियन एस्थेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है, तो अभी एक्सप्लेन करने में समय लग जाएगा, मैं उसी में बता दूँ। कहते हैं, हाउ मेनी मेजर फॉर्म ऑफ ड्रामा हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय, अच्छा ये तो देख लिया हमने। हु अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट अवेलेबल इंडियन ड्रामेटिस्ट? भव्यभूति, कालिदासा, भाषा, राजशेखरा। तो भाषा सबसे पुराना, 2nd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी के आसपास इनका रिकॉर्ड है। तो भाषा इज द राइट आंसर। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, बट या अभी तक में तो क्वेश्चन बहुत मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, मे भी आगे आ जाए, देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ द ड्रामा प्रॉपर? सिंपल है, प्रॉपर ड्रामा का प्रेडिसेसर कौन सा था? मतलब सिंपल, सबसे पहले ड्रामा की शुरुआत किस तरह के ड्रामा से हुई? तो पहला इंटरल्यूड। नहीं भाई, इंटरल्यूड क्या है? दो ड्रामा के बीच का शॉर्ट की कहानी है। द मोरालिटी प्ले, द मेरिकल प्ले, द
लिटुर्जिकल प्ले, ये तो होगा ही नहीं। मिरेकल प्ले गॉड से, सेंट से आते थे, इसको प्रॉपर प्ले माना भी नहीं जाता, है ना। तो राइट आंसर वुड बी मोरालिटी प्ले। तो मोरालिटी प्ले को फर्स्ट, मतलब एक तरह से उसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ प्ले, है ना। ये पार्ट ऑफ प्ले नहीं, मतलब ये एक प्ले है, एक ड्रामा है। मोरालिटी प्ले में क्या होता है, एंड में मोरल डीड्स होते हैं, है ना, मोरल डीड्स। 3 तरीके का प्ले लिखा जाता था पहले, 4 तरीके का इनफैक्ट, इंटरल्यूड को लगा के। तो पहला होता था मिरेकल प्ले, जिसमें कि गॉड की, सेंट्स की, मतलब गॉड की स्टोरीज होती थी, वो परफॉर्म करता था, मिरेकल हो जाता था। मेडिकल मिस्ट्री, हाँ, मिस्ट्री प्ले जो क्राइस्ट के बारे में होती थी, बिब्लिकल से, बाइबल से लिया गया होता था। फिर एक मेडिकल प्ले होता था, वो मिस्ट्री प्ले हुआ। फिर एक मेडिकल प्ले होता था जिसमें सेंट्स की कहानी होती थी, जो कि परफॉर्म करता था, है ना, मतलब कि बहुत अननेचुरल चीजें परफॉर्म करता था। और उसके बाद वहां से बना मेडिकल से मोरालिटी बना। मोरालिटी प्ले में इंसान की कहानी होती थी, लेकिन लास्ट में एक मोरल डीड पे खत्म कहानी होता था। तो इसको एक प्रॉपर प्ले माना गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं 69 पे। अरे एक मिनट, 69 तो हो ही गया ना, 70 पे चलेंगे ना। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ हेरोइक ट्रीटमेंट वाज नॉट नीडेड इन द प्ले ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेज में ऐसी कौन सी हेरोइक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। पहला, स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन, सब में है, तो ये तो राइट आंसर है। लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस, ये भी है। द हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट एंड इमोशंस, ये तो भर भर के हैं। अगर इफ यू रीड क्रिस्टोफर मार्लो तो इसी तरीके से चीजें लिखता है। लाइफ्स ऑफ द कॉमन फिगर, नहीं ये नहीं है। कॉमन फिगर के बारे में तो कभी यूनिवर्सिटी विट्स ने लिखा ही नहीं। तो राइट आंसर वुड बी 1 2 3 ऑल, ऑल तीनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन में, अच्छा ये तो क्लियर कर लिया हमने, नहीं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज नॉट करेक्ट। ये देखो बीए पार्ट 3 के सिलेबस में है ना, पटना यूनिवर्सिटी और ललित नारायण जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ के बीए पार्ट 3 के सिलेबस में है, सी स्टूप्स टू कॉन्कर। कहता है कि इट इज इंडाउड विथ इंजीनियस एंड लाइवली प्लॉट। वैसे उससे पहले उससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे थॉमस हार्डी से, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। उसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से क्वेश्चंस पूछा गया है। इट इज इंडाउड विद एन इंजीनियस एंड लाइवली प्लॉट। लाइवली प्लॉट तो है ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमिक है, बहुत कह सकते हैं कि लंदन की सोसाइटी और गांव की, विलेज की सोसाइटी है, उसके बारे में कॉन्ट्रास्ट है इस पर्टिकुलर ड्रामा के ऊपर। मैंने पढ़ाया भी बच्चों को। इट डज नॉट कास्ट एक्सलेंट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स भी बहुत एक्सलेंट हैं सारे कैरेक्टर्स। इट हैज अ विवर्सियस एंड डिलाइटफुल स्टाइल है। तो इट लैक्स रेस्टोरेशन प्रोग्रेस, ना ये नहीं होगा राइट आंसर। तो 1 2 3 तीनों है, तो राइट आंसर वुड बी 4, 4 नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है being a white man in short was a very concrete manner of being in the world, a way of taking hold of reality, language and thought. What does the theorist signify by the term white man here? ये जो white man है, ये फ्रेंच फैनन का कॉन्सेप्ट है, मुझे जहां तक याद है। फ्रेंच फैनन, जो कि व्हाइट मैन को वो व्हाइट मैन एज अ पर्सन नहीं देखता है, बल्कि एज अ कॉलोनियल अथॉरिटी देखता है। तो देखते हैं ऑप्शन कहता है कि अ डोमिनेंट मैन, नहीं, डोमिनेटिंग मैन नहीं। मैग्लोमैनियक मैन, नहीं, पागल थोड़ी ना है। अ मैन विथ डबल कॉन्शियसनेस, ये भी नहीं होगा। अ फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी, बस यही है कॉलोनियल अथॉरिटी। ये जो व्हाइट मैन है, एक कॉलोनियल अथॉरिटी की तरह फ्रेंच फैनन देखते हैं अपने वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये हो गया 73। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिड नॉट शेक्सपियर हेट एंड डिस्पाइज यागो एंड एडमंड। आइडेंटिफाई द बुक इन विच द क्वेश्चन हैज बीन मेंशन्ड, है ना, जिसमें कि शेक्सपियर, अच्छा ये क्रिटिकल अप्रिशिएशन है। एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, नहीं, इसके अंदर तो नहीं है। किंग्स ऑफ नॉर्वे, इसके अंदर भी नहीं होनी चाहिए। फुल ऑफ क्वालिटी, इसमें भी नहीं है। राइट आंसर इज एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री है। ये एक राइटर थे जिनका नाम था जॉन ड्रिंक वाटर, है ना, बहुत सारा पानी पी के उसने लिखा था एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, जिसके अंदर उसने बोला था यागो और एडमंड से क्या शेक्सपियर हेट नहीं करता, है ना। तो राइट आंसर इज 4। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आई माइट एग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीवे 74, द टर्म गाइनोक्रिटिज्म रेफर्स टू, है ना, किसी ने मुझसे पूछा था गाइनोक्रिटिज्म का मतलब क्या है, विच आई डोंट रिमेंबर किसने पूछा था, मे बी कॉलेज में या किसी ने पूछा था। तो गाइनोक्रिटिज्म का सिंपल मतलब है
वुमेन राइटर राइटिंग अबाउट वुमेन, ऐसा कुछ है, देखते हैं। फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ द राइटिंग ऑफ अ वुमेन बाय मैन तो है नहीं, हाँ वुमेन होता तो हो जाता राइट आंसर। एनालिसिस ऑफ एंड्रोटेक्स्ट नहीं है। प्रोटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द राइटिंग बाय वुमेन ऑन वुमेन, दिस इज द राइट आंसर। गाइनोक्रिटिज्म का मतलब, गाइनो का मतलब ये वुमेन से रिलेटेड है ना, जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट होते हैं, उसी तरीके से प्रोटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द राइटिंग ऑफ द वुमेन ऑन वुमेन, वुमेन जब वुमेन के बारे में लिखती है उसी को गाइनोक्रिटिज्म कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ईगोक्रिटिज्म पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, यू कैन वॉच दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि द कलकत्ता क्रोमोसोम नाम से पता चल रहा है अमिताभ घोष का वर्क है। इज अ नॉवेल एक्सप्लोरिंग पास्ट एंड फ्यूचर, इट हैज बीन रिटन बाय हुम? अमिताभ घोष। बहुत फेमस वर्क है, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट, what does aptly define minor literature according to Gail Deleuze? Wow, Deleuze and Guattari से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं I love it. He is one of my favorite thinker. Anyway, कहता है deconstruction of material reality, deterritorialization of language, यही तो लग रहा है। हेट्रोग्लोसिया तो भक्तिन का है, मेटानेटिक भी, ओके। वैसे राइट आंसर होगा deterritorialization of language, दिस इज द राइट आंसर, है ना। व्हेन इट कम्स टू व्हाट डज एप्टली डिफाइन माइनर लिटरेचर, जब माइनर लिटरेचर को किस तरह से गाइल्स डिल्यूज डिफाइन करता है, तो एज अ डीटेरिटोरलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है? 76 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल राइटर्स सिंस चौसर हैव कम फ्रॉम द मिडिल क्लास, have had good at least expensive education. Where has Virginia Woolf explained it? कौन से ऐसा वर्क है? मिसेस डॉलोवे में तो है नहीं, ये नॉवेल है। टू द लाइट हाउस, इट इज ऑल्सो नॉवेल। अ रूम ऑफ वन साउंड, इसमें शेक्सपियर के बारे में बातें करती है, तो राइट आंसर वुड बी द लीनिंग टावर। 3 इज द राइट आंसर।